गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसे गुजरा आपका वीकेंड? गर्मी तो बहुत है, ये तो मैं पूछ भी नहीं सकती कि कैसा गुजरा और क्या मौसम है और उसका क्या इम्पैक्ट है। उस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों के पेट ख़राब हो गए हैं, उस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों के मूड ख़राब हो गए और इस गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो निढाल होकर गिरने लगे हैं। ये तो है एक तरफ की कहानी, लेकिन आप सोचिए अब हम इस सब चीज़ों को फील करते हैं जब हम इस उम्र में आ जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज पे हमें गर्मी, बारिश मैटर करती थी, लेकिन ये गर्मी सर्दी कुछ मैटर नहीं करती थी। जब हम अपने धुन में खोए हुए होते थे, जब हम खेल रहे होते थे, तो हमें नहीं पता होता था कि हमारे कितने पसीने बह रहे हैं। क्रिकेट खेलना और पिट्टूबारी, खो-खो, फुटबॉल, बर्फ़ पानी, बैडमिंटन, जो भी गेम होते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमने अपने टाइम पर जाना है और उन सारे गेम्स को खेलना है। वो नहीं बच्चे थे हम कि आईपैड पे बैठे हैं, वाईफाई चला गया तो घर सर पे उठा लिया, जैसे कि हमारे घरों में होता है। लाइट गई तो बच्चों को पंखे की गर्मी, वो पंखा नहीं चल रहा, वो कम सताती है, बल्कि वो ज़्यादा सताता है कि वाईफाई बंद हो गया, अब क्या होगा, हाय हम तो क्या कैसे जिएंगे। मतलब ये चीज़ें हर घर में सुनने को मिलती है। जब बत्ती जाती है तो माएँ तो और ही परेशान हो गई हैं। गर्मी एक अलग सताती है, लेकिन बच्चों की ये ज़िद्दें ना अलग सता रही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके पास कुछ नहीं है करने को। मगर हम बड़े ब्लेस्ड थे, हमारे पास बहुत कुछ था, और कुछ नहीं तो सज़ा मिल गई अगर कि बाहर नहीं जाना, तो हमने कुछ ना कुछ किताबें ऐसी चुनी हुई थी जिनको हमने उठा के पढ़ना शुरू कर देना। अब अगर आप पुरानी स्टोरीज़ की बात करें जो अभी भी बड़ी इन है, अलादीन की कहानी, स्नो वाइट, ऐनक वाला जिन तो खैर होता था, उसकी किताबों से ज़्यादा हम उसे टीवी पे देख के अट्रैक्ट होते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उम्रो यार की कहानी, याद है आपको उसकी ज़ंबील? हम उन कहानियों में खो जाते थे और उस कहानी में खोने के बाद फैंटेसाइज़ करते थे कि हम उस कहानी में ही मौजूद हैं। तो उन कहानियों को एक दफ़ा फिर याद दिलाने के लिए ज़बरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट हम आपको फराहम करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, यानी ईद के मौके पर आप देखेंगे एक ऐसी फ़िल्म जो उसी एरा में हमको लेके चली जाएगी। उम्रो यार की कहानी, ये एक फ़िल्म आने वाली है और पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज़ होगी। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैं बड़ी अट्रैक्ट हुई कि वाओ, ये मतलब लाइक पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी फ़िल्म है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के और इंटरनेशनल मयार के मुताबिक बनाई गई है। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। सो हमारा काम इस वक्त क्या है, हमने जाके एक दफ़ा ज़रूर देखनी है और हमने पता लगाना है कि क्या है इसमें ऐसा जो हमें अट्रैक्ट करेगा, क्या है इसमें ऐसा जो इतना इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है। तो उम्रो यार की जो कास्ट के काफ़ी मतलब पिवटल रोल्स में जो आपको नज़र आएंगे, वो मेंबर्स इस वक्त हमारे पास, वो एक्टर्स इस वक्त हमारे पास शो पर मौजूद होंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हम इस अट्रैक्टिव कहानी में से बनी हुई ये इस फिल्म को में क्या देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, तो तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हूं। ओह, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह मैं आपको इतना ज़बरदस्त ट्रेलर दिखाया है और ये फ़िल्म आप देख सकते हैं ईद उल अज़हा पर। बड़े अरसे में हमें कुछ इस तरह का नज़र आया, बल्कि मैंने तो शायद इससे पहले इस तरह का कोई प्रोमो नहीं देखा पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिहाज से। पाकिस्तान में ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है ईद पर और हमें मौका मिलेगा एक साइंस फिक्शन देखने का, अगर आप ये कहें। और ये वो कहानी है जिसको देखकर, जिसको पढ़कर हम बड़े हुए। उम्रो यार, अ न्यू बिगिनिंग। इस
फिल्म को आप देख सकेंगे ईद पर, मगर इसको प्रमोट करने के लिए अभी हमारे पास यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। वैसे तो इस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त मेगा कास्ट मौजूद है, लेकिन उस मेगा कास्ट में से 3 लोग इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और जो मौजूद हैं सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट सना नवाज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक है, बिल्कुल मज़े में है। और फिर हमारे साथ हैं फारहान ताहिर, मैंने सही नाम? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं फारहान के बारे में बताना चाहती हूँ कि भाई ये इनको आपने देखा है आयरन मैन में, जंगल बुक में, स्टार वॉर्स में, और अब उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग में देखेंगे। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपके अब्बा और आपके भाई को इंटरव्यू किया था मैंने। अच्छा मतलब तकरीबन 1-1.5 महीना गुजरा। आई होप दे बोथ बिहेव्ड। वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा शो था। और हमारे साथ हैं उस्मान मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सबसे पहले आपकी अम्मी ठीक है कि नहीं? मुझे सिर्फ हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, गुड डेज एंड बैड डेज। उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे सेहत के साथ। सो इतनी ज़बरदस्त आपकी जो फिल्म आ रही है, जैसे पहली मूवी है ये साउथ एशिया की जिसमें वंडरकॉन में सेलेक्ट किया गया है, और आप लोगों का प्रीमियर भी शायद वहीं हुआ है। जी, हमारे ट्रेलर का प्रीमियर वहीं हुआ। जी हाँ। अच्छा, ट्रेलर का प्रीमियर। और जॉनी डेप और विल स्मिथ ने भी सपोर्ट किया है। वो तो आपके दोस्त होंगे ना? नहीं, दोस्त नहीं है, उन्होंने जेन्युइनली सपोर्ट किया। मैं वहाँ पे नहीं था जब उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। ये कैसे डिफरेंट है ये? अगर मैं देखूँ इसका प्रोमो भी, इसकी लाइटिंग और इसके सारे इफेक्ट्स जो हैं वो थोड़ा पाकिस्तानी फिल्म जैसे नहीं लग रहे। ये क्या है? इसके पीछे क्या राज है? पहले तो राज नहीं, इसके पीछे जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जे और हुमा, मैं समझता हूँ कि क्या नाम है उनका? जे और हुमा। जे और हुमा। जे किसका? जुबैर। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जो सपोर्ट थी उसके बगैर ये फिल्म बन नहीं सकती। हाँ। क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ उनको ये नज़र आया कि थोड़ा सा कोई गैप है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे हमारे जो जानर्स जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो लिमिटेड है। हाँ। उसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट को टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू एक्सप्लोर, टू एक्सपैंड एंड ऑल दैट। लेकिन जे और हुमा की अच्छी बात ये है कि जहाँ जहाँ उनको नज़र आया कि ये चीज़ हमें कवर करने के लिए हमें शायद बाहर से मदद लेनी पड़े, तो आप देखिए जो हमारे स्टंट्स की जितनी टीम थी वो लोग हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की। ठीक है। जो हमारा सिनेमाटोग्राफर जो थे उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस डीओपी। ठीक है। हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे वो इटली से आए, लेकिन इन सबको यहाँ लाकर अच्छी बात यह है कि अब वो नॉलेज और अब वो सारा इल्म जो है वो पाकिस्तान आ चुका है। इनफैक्ट इसकी शूट भी पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इसकी शूट हुई है। और जो VFX है वो सारा उन्होंने एक पूरा स्टूडियो बनाया इस्लामाबाद में, सारा VFX, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, इट्स ऑल पाकिस्तान मेड। मैं हैरान ये हूँ कि ये इतने बजट्स इस पे लगे होंगे, सो कवर कैसे होंगे? मुझे सिर्फ परेशानी इस बात की यही बात है कि जो हम लोग मोस्टली फिल्म की जब बात करते हैं तो वी लुक फॉर फाइनेंसर, बट वी नीड प्रोड्यूसर, वी नीड पीपल हु जिनका पैशन हो, जो दिल से कुछ काम करें और उसकी समझ बूझ भी रखते हो। जे एंड हुमा लाइक एंड वी वुड डेफिनेटली, हम अपने डायरेक्टर का भी नाम लेना चाहेंगे, असफर जाफरी। ही इज अमेजिंग ब्रिलियंट डायरेक्टर। जिसमें पर जे एंड हुमा का कोई बैकग्राउंड होगा ना टेक्निकल, जिसकी वजह से वो उन्होंने ये बनाई। पहली फिल्म है उनकी, उन्होंने उससे पहले कुछ नहीं किया, और उनका मतलब हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने अक्सर तौर पे ये होता है कि आप जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास जब आप कोई डिफरेंट आइडिया लेके जाते तो वो कहते नहीं चलेगी, ये कमर्शियल नहीं है। और उन्होंने ना कि ये फिल्म बनाने का फ़ैसला किया, उन्होंने इतने पैसे लगाए और उसके बाद डायरेक्टर को कंप्लीट फ्रीडम दिया कि हम इसमें कोई दखलो अंदाजी नहीं करेंगे, आपने जिस तरह बनानी है, जो आपका विजन है आप उस तरीके से बनाएं, हम बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये आइडिया कौन लेकर आया था कि ये इस तरह की मूवी बनानी है जो जॉनराज पाकिस्तान में बनते हैं उससे हट के? आई थिंक ये इनकी आपस में डिस्कशन हुई थी शुरू में, हम उस वक्त थे नहीं, हमें तो
साल बाद इन्होंने अप्रोच किया पहले कास्टिंग शुरू की, बट उससे पहले जो सुनने में आया वो यही है कि इनकी आपस में डिस्कशन चल रही थी टॉपिक्स पे कि किस पे करें, एंड देन दे डिसाइडेड। एंड देन जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो आई वाज लाइक लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बन सकती है। हाँ ना, जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि नहीं हो सकता, ऐनक वाला जिन बना देंगे, कुछ कर देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज लाइक, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकती, ऐसी फिल्म कैसे बन सकती है क्योंकि ऐनक वाला जिन एक बच्चों का ड्रामा था और जाहिर टेक्निकली तो उतना नहीं था जितने बजट्स होते हैं। मुझे लगता था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसा विजन नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई विजन है तो उसके पास फैसिलिटी नहीं है। सो लाइक लॉट ऑफ थिंग वो थी जो कि लगता था कि नहीं हो सकता। इवन जब ट्रेलर देखा मैंने खुद, अब इतनी फिल्में करने के बाद, इतना काम करने के बाद आप मतलब एक सेट पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि एक लिमिट क्या है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सो यू नो, एंड देन पीपल वर न्यू ये सब, तो जब वो बात भी करते थे तो वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो ऑनेस्टली जो मेरा फर्स्ट जो एक इम्प्रेशन था, फीडबैक, वो ये थी कि एक तो आई वाज टेकन अबैक, और मैंने कहा कि फिर मैंने ऐसे देखा कि ये वही लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया है। इवन एवरी सिंगल सनम, एवरीबॉडी वाज लुकिंग यू नो लार्जर देन लाइफ। मैंने कहा यार ये हम लोग हैं। अरे मैं बताऊं तो सही, इस फिल्म में आप इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ को देख सकेंगे। सनम सईद इस मूवी में आपको नज़र आएंगी, हमजा अली अब्बासी भी मुझे ट्रेलर में नज़र आएंगी। तो वो उनकी गेस्ट अपीयरेंस है या ये राज है? ये राज है, ये राज है। हाँ। ओके, अली काजमी को हमने देखा, अदनान सिद्दीकी भी हमें ट्रेलर में नज़र आए, उसामा करामत, अच्छा करामत, सलमान शौकत, मंजर सहबाई, उनको भी हमने देखा, उलूमी करीम, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? उलूमी एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ, उलूमी हमारे एक बड़े नेशनल हीरो भी हैं। वो एक बहुत ही अच्छे MMA फाइटर हैं जो बाहर जाके बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वो इज़ एन MMA फाइटर, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने इस फिल्म की स्टंट भी हम लोगों ने सबने अपने अपने खुद के हैं। तो जाहिर है फिर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपने हॉलीवुड में काम किया है, सो अब कंपैरिजन तो होता ही है ना, जाहिर है। नहीं, कंपैरिजन नहीं। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो काम यहाँ करके मुझे मज़ा आता है अपने लोगों के साथ, वो वहाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये घर का खाना है, ये घर का खाना है, ये घर का खाना है। ये कितनी अच्छी बात है, घर का खाना है, इसका कोई नेमल बदल। आप अपनी रूट्स को कैसे लाइक यू नो आपको वो खींचते हैं अपनी तरफ, जब कहीं पहुँच जाएं, कुछ बन जाएं, एक्टर हो कोई भी, आपको पता है लाइक बाहर लोग अपने लोगों को कितना वो मिस करते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज लाइक यू नो एक चीज़ के वो जो भी हो, लेकिन फिर भी, और इनकी डेडिकेशन, आई मीन बहुत मुझे खुशी होगी कि लोग इसे देखने जाएंगे ना, तो क्योंकि वो प्रोमो से ही लग रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने अगर इस फिल्म को कामयाब बनाया, ये गेटवे है फॉर लॉट ऑफ पीपल। जो अब हम जिस फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है, काम का स्टाइल चेंज हो रहा है, बिल्कुल, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, तो व्हाई नॉट के काम में भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। तो ये प्राउड मोमेंट है हम सबके इसकी जो राइटर हैं वो उनका नाम है आतिफ रेहान और असफर जाफरी के डायरेक्टर हैं। सो जो असफर हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक ये एक टेक्निकल मूवी है बहुत, डायरेक्टर को इसके डायरेक्टर को टेक्निकल होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो टेक्निकल असफर की असल स्ट्रेंथ जो है वो इज इन दिस। बिल्कुल, हाँ, एक्चुअली असफर का बैकग्राउंड VFX है, और मुझे जब असफर ने बोला था कि मैं उम्र यार कर रहा हूँ, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर कोई पाकिस्तान में ये कर सकता है तो बहुत चंद डायरेक्टर्स हैं, असफर उनमें से एक है। असफर ने कुछ और पहले कुछ काम असफर ने VFX स्टूडियो में काम किया है बहुत पहले। नहीं, उनकी पहले जो मूवीज आई हैं दो के वो डिफरेंट थी, बट असफर की इसकी हिस्ट्री उससे भी पुरानी है। बिफोर ही बिकेम अ डायरेक्टर ही वाज वर्किंग इन अ VFX स्टूडियो। तो असफर का बैकग्राउंड ही VFX है, एंड ही आई नो फॉर अ फैक्ट के वो जब असफर ने बोला उम्रो यार, एंड आई आस्क्ड हिम कि ये प्रॉपर VFX, और उसने कहा हाँ, एंड मैंने दोबारा सवाल नहीं पूछा। अगर कोई और डायरेक्टर होता
तो शायद मैं क्वेश्चन करता, बट असफर का बैकग्राउंड ये वो समझता है VFX को, सो तो असफर को आप पहले से जानते थे? मैंने असफर का बहुत अच्छा काम देखा था जब ये शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस असफर बनाता था, इनक्रेडिबल वर्क, और उसमें VFX यूज करता था एट दैट टाइम। उसने एक हॉरर मूवी की थी और उसमें, एंड दिस वाज बैक इन द डे, तो उसमें एक खातून, वो हॉरर फिल्म थी तो उसमें खातून छत पे वॉक कर रही है, एंड आई सेड ये कैसे किया, बट हिज बैकग्राउंड इज VFX, सो ही नोज हाउ टू डू इट। तो असफर इज ओके। इससे पहले उन्होंने जिनान, पर्ची, ये फिल्में बनाई हुई हैं, शेर दिल, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल टोटली फ़र्क है। ये फिल्म एक अनदर लाइक लेवल है, एक अनदर सब्जेक्ट है। अदरवाइज उन्होंने फिल्में पहले बनाई हैं, वो भी मुझे जब इन्होंने कहा था तो इन्होंने मतलब ऑब्वियसली आई आस्क फॉर द इंट्रो के डायरेक्टर ने पहले क्या किया है, तो जब मुझे पता चला फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म कैसे बनाएंगे, एंड देन आई गॉट टू नो, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो कि उनका अपना बैकग्राउंड भी इसमें था, और आई थिंक ये उनका फॉर्टे है, ये इस तरह की चीज़। सो आप अभी हम शो शुरू करने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि VFX स्टूडियो अब ओपन हो जाएगा इस्लामाबाद में, क्योंकि इस फिल्म के लिए स्पेशली एक स्टूडियो डेवलप किया गया, और अब वो सबके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी फिल्में जब बना रहे हैं। हमारी ऑडियंस को भी कई दफ़ा कुछ चीज़ें टेक्निकल समझ नहीं आती, तो आसान लफ्ज़ों में ये कि जो कंप्यूटर पे काम होता है, जो हम लोग हॉलीवुड में देखते हैं, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर कभी हो तो वो उस लेवल का नहीं होता। हम कहते हैं ये तो बच्चों की फिल्म लग रही है। VFX के इफेक्ट्स वगैरह ये तो अब ऑडियंस समझने लगी है, इतने गेम्स और वो सब चीज़ें देखने के बाद कि लाइक उसका एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। और जब भी हम पाकिस्तानी मूवीज़ में VFX यूज़ करते थे तो हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे, हमें, क्योंकि मैंने खुद फिल्में बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं, तो हमें कहीं थाईलैंड, इंडिया या दुबई या कहीं और जाना पड़ता था, टर्की। मुझे लगता है अब जिन लोग TVC और ये जो भी आगे चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारा ट्रैवलिंग का खर्चा तो बच ही जाएगा पाकिस्तान में, और फिर यहाँ बन रहा है ना, दिस इज नाउ पाकिस्तान में। बाहर ठीक है जाके कर लो, वो मजबूरी के तहत खर्चा भी होता है, मजबूरी के तहत आप जाते भी हैं, और थोड़ा सा आपको पता है कि यार बाहर जाके करना पड़ा, यहाँ नहीं हो सका, यू नो। तो अब जब यहाँ पे है तो लेट्स यूज इट, बिल्कुल। और इस मूवी के अब देखिए जो आप बात कर रही थी, ये एंडोर्समेंट्स क्यों मिल रही हैं? पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये मूवी जो है ये 500 सिनेमाज में अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द सेम डे रिलीज हो रही है। अमेरिका में हो रही है, कनाडा में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, UAE में हो रही है, और पाकिस्तान में हो रही है, और एंड एशिया। तो ये अल्लाह का फजल है, मतलब हमने मेहनत की, एंड इट्स नाउ यू नो इट्स बेयरिंग इट्स फ्रूट। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, मैं पूछूंगी आपसे आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? बहुत अच्छी उर्दू है, मैं हैरान हो रही हूँ देख के, बिल्कुल पाकिस्तानी वाला एक्सेंट ही है, और बहुत अच्छा तलफ्फुज़ है। हाँ, तलफ्फुज़ हमसे बेहतर है। आपने भी मेरे वालिद साहब की बात की, अगर मेरा तलफ्फुज़ ठीक ना होगा तो आप जानती हैं घर में मेरे साथ क्या होगा, खाना बंद है, खाना बंद है। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, तो यारो तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हो? तैयार हो? वो जबरदस्त भाई, इंतजार है हमें, ईद पर रिलीज हो रही है उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग। इस फिल्म के बारे में बच्चे इतने कोई खुश हैं, इतने कोई लाइक क्यूरियस हैं। मेरे अपने बच्चे जो हैं, मेरा अपना बेटा माशाल्लाह लाइक यू नो जो वो, हालांकि मैंने कभी उससे अपनी किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया, या उसने कभी नहीं इतना इंटरेस्ट लेके पूछा, इसके बारे में वो पूछता रहता, लाइक क्योंकि पता है ये एक बॉन्डिंग होगी फैमिली के बीच। एग्जैक्टली। कि अब क्या होता है, अगर कोई फिल्म मूवी देखने जाओ तो अच्छा कपल चला जाता है, मगर ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, दादा दादी जो सब एक साथ रहते हैं पाकिस्तान में, दादा दादी, माँ बाप, बच्चे, ये एक फैमिली बॉन्डिंग फिल्म है। क्योंकि अक्सर इस तरह की फिल्में होती हैं जो बाहर की से आती हैं, वो अंग्रेज़ी में होती हैं,
ये एक और चीज़ है कि उर्दू में है तो दादा दादी को भी एक और चीज़ है कि ये हमारे अपना लिटरेचर है, अपनी स्टोरी है, और ये फर्स्ट सुपर हीरो होगा। और वही ना, दादा दादी अम्मा अब्बा ने भी ये स्टोरी सुनी होगी और बच्चों के लिए अब ये नई होगी चीज़, तो वो एक मैं इसको उस्मान को कह रही थी कि आपका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, आप पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो पे काम, आप यू द हीरो। सो यू नो इट्स क्रेडिट एंड इट्स लाइक। अच्छा, जो हमने कहानी पढ़ी है उम्रो यार, जाहिर है ये वाला उम्रो यार तो ये ट्रेंडी लेटेस्ट उम्रो यार है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन को समझाना भी तो है ना। हाँ ना, तो उनके लिहाज से समझाना है। तो ये जो जंबील आप देख रहे हैं ये तो होती थी उम्रो यार के पास। आई डोंट नो कि उस्मान के इस 2024 के उम्रो यार के पास जंबील कौन सी वाली होगी, वो तो हम फिल्म में ही देखेंगे तो पता चलेगा। सो कुछ सवाल हैं इस जंबील में। ओके। हाँ, आई डोंट नो कि उस जंबील में क्या होता था और इस जंबील में क्या होगा जो आपके पास है। उसमें बहरी जहाज, उसमें सब कुछ होता था, सब कुछ होता था उसमें। हाँ। सो अब देखते हैं भाई, कुछ सवाल हैं इस जंबील में जो आप सबसे पूछते हैं। कौन सा खाना ऐसा है जो आप चाहते हैं आपकी फ्रिज की जंबील में कभी खत्म ना हो? आलू गोश्त। हमेशा है आलू गोश्त। आलू गोश्त। हाय और आप? बिरयानी। और आप? अंडे। हाँ, ये आगे ना होने चाहिए, हर वक्त होने चाहिए, कुछ नहीं हो उबले हुए। नहीं मतलब अंडे होने चाहिए फ्रिज में। अंडे की शौकीन हो? नहीं, शौकीन की बात नहीं है, दिस इज द बेस्ट जरूरत है, बेस्ट फूड कि आपको अगर कोई डाइट में नहीं है, आपके फ्रिज में अंडे होने चाहिए ताकि आप किसी वक्त भी बना के खा ले। सुनिए, आलू गोश्त आप वहाँ बैठ के भी खा लेते हैं या यहाँ इंतजार करते हैं? नहीं, मैं तो खुद बनाता हूँ। और आलू गोश्त के साथ मेरा एक और ये अभी वो कहना, क्योंकि हम लोग मेरे वालिद की तरफ से हम लोग कश्मीरी हैं। अच्छा। और हम लोग क्या, मैं कम से कम ये करता हूँ, मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, आलू गोश्त, सफ़ेद चावल, ओए होए, और दूध। आई नो ये सब सुन के जरा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी ट्राई करके देखिए। ये ट्राई करेंगे। मेरे बच्चों की दादी ने मुझे सिखाया आलू गोश्त बहुत सारे शोरबे के साथ और रोटी तोड़ के वो भी। हाँ, और वो हम हाथ से खाते हैं। वो मेरे बच्चों की दादी यानी मेरी सास ने मुझे सिखाया। ओके, हाँ भाई, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तो बड़ी मज़े की चीज़ हो गई। हाँ, दो एक साथ निकले। अच्छा, अपने बच्चों या स्पाउस के लिए एक ख्वाहिश पूरी करने का चांस अगर आपको मिले, मैं आपसे पूछूंगी, जाहिर है ना, अभी आपके स्पाउस हैं और आपकी अम्मी दोनों के लिए अगर कोई चांस मिले आपको उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इस जंबील के ज़रिए, तो कौन सी करेंगे? आप लोगों से भी यही सवाल। बेगम के लिए तो वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ बाहर नहीं गए अभी तक, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा गई है, बट मेरा ये है कि मेरा या तो काम होता है या फिर मैं अम्मा की वजह से नहीं ट्रैवल कर सकता। तो अभी तक हम कहीं इकट्ठे बाहर नहीं गए, तो वो करना है। और वो कहती है कि बस ये जब भी अब प्लान बनता है तो कहती है तुम रहने दो, तुम मत बोलो बीच में। और अम्मा का ये है कि अम्मा की ख्वाहिश ये है कि बस मुझे या तो तुम बर्गर मंगवा दो या फिर मुझे केक ला दो और मैं वो खा लूँ। और वो कितनी दफ़ा ये होता है कि वो पहले उनके कमरे में फ्रिज होता था जो अब उठ गया है, और वो फ्रिज में भेज के किसी को कहती थी कि वहाँ से जाओ, वहाँ से वो पेस्ट्रीज ले आओ और ये ले आओ, और वो रख लेती थी। और कहती थी कि खबरदार किसी ने उस्मान को बताया, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं खुद आके जब खोल के देखता था तो मैं कहता था ये क्या है, तो कहती थी क्या है, फिर वो ऊपर से आती थी कि तुम मेरे बाप मत बनो और ये ना करो। वीडियोस भी हमने देखी हैं, इतनी मज़े की होती थी आप दोनों की। उनका ये है कि उनको कोई एक्साइटिंग चीज़ खाने को मिल जाए तो वो है, और वो हो नहीं सकता क्योंकि उनको। मैं बर्गर पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि बर्गर खाना है। नहीं, ये होता है, ये अम्मियों का फेवरेट। जिस चीज़ के लिए उनको मना किया जाए ना, उनको वही दिल चाहता है। नेचुरल ना, एक टाइम में लाइक उनके लिए वो सही नहीं होता ज़्यादा इस तरह की खाना। तो फिर ऐसे नहीं कहते कि बंदा बचपन में चला जाता है, ऐसे तो नहीं होता ना। और जब बॉन्डिंग हो ना तो वो फिर ये मुझे लगता है ये बेस्ट मेमोरी भी बन जाती है आपकी। ये तो है। ये जो शरारतें हैं ना। तुम भी इस सवाल का जवाब दो सना। मैं तो चाहती हूँ आप इनसे पूछें, फिर मैं आपको सोच के बताओ। नहीं, सोच के नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ। बताओ। ये जंबील वाला जो बैग है मुझे छुपाना पड़ेगा,
हाँ, उनको पता लग जाए कि मेरे पास 1 सेकंड में आएंगे, उनकी तो हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो नहीं, तुम कौन सा चाहती हो पूरी करना? चलो तुम ये बताओ ना। तुम देखिए कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते? लेकिन एक वो सरे फहरिस्त होती है, सबसे ऊपर जो एक ख्वाहिश होती है कि बस ये कर लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एज मदर मुझसे पूछो, मैं कि चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे उनको खड़ा कर दूं, बस किसी तरह पढ़ा लिखा के। नहीं, ये तो हमारी ख्वाहिशें हैं मेरी जान, ये तो हमारी ख्वाहिशें हैं। जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं ना, उनकी ख्वाहिशें होती हैं ये खाना तो पूछी नहीं ना। हाँ, तो मैं तुम अपनी बताओ। अच्छा, मैं क्या चाहती हूँ करना? तुम्हें चांस मिले तो तुम क्या इस जंबील के थ्रू उनकी ख्वाहिश पूरी करो? मैं सब ख्वाहिशें पूरी करूँगी। सब करोगे? यस। हाँ, और आप बताएं भाई। मेरा तो बिल्कुल, जितना टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकता ना, दैट वुड बी माय, क्योंकि ख़ास तौर पे कि मैं वहाँ रहता हूँ ना, तो कई दफ़ा ये लगता है कि कई ऐसे लम्हे, कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो शेयर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जितना टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर सकता हूँ, दैट वुड बी माय। वेरी नाइस। मेरे बच्चों को ये पता चल जाए कि मेरे पास है जमीन, बात तो बस वो छुपाना पड़ेगा। नहीं, फिर तो वो मस्ती भी होगी ना, सुने 2 टॉफियां और निकलवा दें। उनका वो वाला टाइम है ना कि वो लाइक उनको बस पता चल जाएगी। इवन लाइक मेरे पर्स में कोई चॉकलेट है और मैंने बता दिया कि मैं ले आई हूँ और मैं अभी नहीं दूंगी, आपको बाद में दूंगी। अच्छा, कैन आई सी दैट, कैन यू प्लीज शो दैट प्लीज, यू नो, वो वाली स्टेज है उनकी। एक ग्लास से तस्वीर ही नजर आ जाए कि नहीं, ओके ठीक है मामी, लाइक कैन यू जस्ट शो मी व्हाट इज इट, हाउ इट इज। सो वो वाली तसल्ली हो जाए कि है यही ना, क्योंकि अक्सर हम बच्चों को कह देते हैं ना, हाँ है चीज़ और होती नहीं है। ओके यार, जंबील में से इतना मुश्किल हो रहा है सवाल निकालना, इतनी देर में तो मैं खुद ही सोच लूँ। और देखो ना, ये वो आप उस दिन बता भी रहे थे, ये हैरी पॉटर में और इसमें ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये हमारी ही किताबों की जंबील जो है उसको किस तरह से डिफरेंट नेम से और उसको किया गया एग्जीक्यूट। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा रिश्ता जब आप काम पे हों लेकिन जंबील में हाथ डालें तो इसमें से फ़ौरन निकला एक ऐसा रिश्ता जो होता है ना, कभी आपका दिल चाहता है आपका कोई ऐसा रिश्ता जो हर वक्त आपके साथ रहे, मगर ज़ाहिर है जब हम काम पे होते हैं या हम किसी और मुल्क में होते हैं तो वो जंबील में हाथ डाले और फ़ौरन निकला है बस वो रिश्ता। वो रिश्ता कौन सा है? ये तो फंस जाएंगे माँ बेटी के घर में। अम्मा और बेगम दोनों ने एक चूज कर, लड़ाई करवाऊंगी मैं, सास बहू की लड़ाई। हाँ नहीं, मैं मैं अपने कुत्तों को भी बहुत मिस करता हूँ। ओए ओए, तो मैं शायद कुत्ते निकाल लूँ। हाँ, कुत्ते निकालोगे? हाँ चलो ठीक है, करतब भी करके दिखाऊंगा मैं। आप बताएं भाई, आप दोनों। मेरा ऑपोजिट, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना करता हूँ काम की वजह से, हर जगह जा, तो आई वुड लव कि मैं उनको निकाल लूँ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं, उनको डाल दूँ, इससे पहले वो रोना शुरू करें उनको दोबारा उसमें डाल दूँ और जंबील बंद कर दूँ। कितने बच्चे हैं आप? 2। और वो कितने साल के हैं? अब तो बहुत बड़े हैं। अच्छा। बेटा तो मेरा PhD कर रहा है। अरे बाप रे। बेटी मेरी ग्रेजुएट कर चुकी है, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये PhD करने वाला ख्वाब दादा का था क्या? नहीं, उसका अपना था। हमारे घर में कभी किसी ने किसी भी प्रोफेशन पे किसी को जोर नहीं दिया। जो जिसका पैशन है वो करे। और वो किस चीज में PhD कर? ये सवाल मुझसे बार बार पूछना कि बच्चे ये है क्या चीज? न्यूरोफिजिक्स। ओह, क्या बला है वो मुझे नहीं पता। मैं तो फिजिक्स में ऑनर्स करके ही परेशान हो गई थी। ब्रेन, हाँ, इट्स द ब्रेन फिजिक्स, न्यूरोफिजिक्स। जबरदस्त सब्जेक्ट। ओके, तुमने किस चीज का नाम लिया? मैं तो लिया ही नहीं कोई नाम। हाँ, हमने कहा चुपके से निकल जाऊंगी। मैं तुम तक पहुंची नहीं अभी तक। हाँ, रिश्ता कौन सा? हाँ, अपना रिश्ता ही होता है। नहीं, जंबील बच्चे ही होंगे ऑब्वियसली। हाँ, ये तो है, उनसे ज्यादा कौन हो सकता है। ओके जंबील, आप एक दिन के लिए बचपन लौटा दे अगर, तो आप क्या करना चाहेंगे उस बचपन में जाकर? मेरे दादा एक बड़ी मज़े की चीज़ करते थे। जब मैं आता था वापस बोर्डिंग स्कूल से, तो वो एक चीज़ बनाते थे। वो रोटी को तोड़ते थे और उसमें घी डालते थे और शक्कर डालते थे और वो चूरी बनाते थे। चूरी हाय चूरी। और मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है कि मैं उनके साथ बैठ के ना वो खाता था, तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट कि जब जाऊंगा तो उनके साथ बैठूंगा और ये खाएंगे, तो वो आई प्रॉब्ली डू दैट। वाह यार, कितनी मजे की याद है। पंजाब वाला है। हाँ, but it was just so, इतनी अच्छी बनती थी वो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मेरी भी याद है, बुजुर्ग जो होते हैं वो इस तरह की चीजें खिलाते हैं, चूरी और चीनी और ये इस तरह की चीजें। आप बताएं।
बचपन में जाके क्या है? एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू उमर यार वो, और वो इस तरह कि मेरे नाना मुसन्निफ थे। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं पैदा हुआ, मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में, तो पहला नवासा था जी। तो वो दोपहर को आ जाते थे घर ख़ास तौर पे ताकि वो मुझे कहानियाँ पढ़ के सुनाए। तो सारी दोपहर मैं सो भी जाऊँ कुछ भी हो, और उम्र यार उनमें से कहा, ये उर्दू का क्रेडिट उन्हें जाता है जो बचपन में आपको कहानियाँ सुनाई गई है ना, तलफ़ुज़ और वो सब, वहाँ सोते सोते ही आपने सारा जज्ब कर लिया। और यहाँ तक कि मैं बता रहा था कि कई दफ़ा मैं सो जाया करता तो अम्मी आती थी, कहती डैडी सो गया है, तो कहते नहीं कहीं सुन रहा है। तो मेरे अगर वो मुझे वापस मिल जाए तो इसका मतलब आप उस चीज़ को एंजॉय करते थे। बेस्ट मेमोरी हो जाती है ना। ओए होए। आप बताइए क्या करेंगी? अगर मुझे मौका मिले कि मैं अपने बचपन वापस जाऊं तो आई विल सीज द टाइम, वक्त को रोक लूंगी वहाँ पे। यार वैसे बचपन को आगे नहीं जाने दूंगी। क्या बात होती नहीं कोई उस वक्त हमें, हमारा दिल चाहता है कि हम बड़े हो जाए, किसी तरह हील पहन सके अम्मा की, लेकिन भाई हमें था शेव आ जाए, मतलब दाढ़ी आ जाए। अब आ गई तो कम वक्त। ओके, हाँ जी। अगर ये ज़म्बील आपको कोई दूसरा प्रोफेशन अडॉप्ट करने का चांस दे तो क्या बनना चाहेंगे आप लोग? जैसे अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या बनना चाहेंगे? मैं तो इंटीरियर डिजाइनर बनूंगा, मुझे बड़ा शौक है। शौक है आपको? मतलब इंटीरियर्स का, और कुछ हाथ साफ करते हमारे घर में मुझे है, बेगम को नहीं है। सीरियसली? हाँ मुझे। वाओ, मतलब ऐसा होता है वैसे कि किसी एक को होता है। हाँ। शौक। आप क्या करना चाहेंगे अगर एक्टर नहीं होंगे? अगर मैं एक्टर ना होता तो आप और मैं ना एक बिजनेस खोल सकते थे, क्योंकि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट। रियली? हाँ, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्चर इज फैसिनेटिंग। उसमें साइंस भी है, उसमें आर्ट भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कौन रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, ऑर्गेनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जिसे हम कहते हैं ना एक हसीन इम्तजाज है। कितनी अच्छी बात की बिजनेस कर सकते थे, हम दोनों डिजाइनर आर्किटेक्ट। आप इंटीरियर डिजाइनर, मैं शौक में बहुत करता हूँ ये दूसरों के लिए भी। तो बड़ा मजा, मतलब मेरे लिए बड़ा हॉबी। अभी से मैं टाइम ले लेती हूँ। मुफ्त में करके देना। मुफ्त में। हाँ, हाथ साफ करें ना। बिल्कुल। जी, आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँगी, जहाँ मैं बहुत कुछ कर ही रही हूँ एक्टर होने के साथ साथ, लेकिन अगर मेरे पास चांस हो और मैं बन सकूँ और मैं चाहूँ तो फार्मूला 1 रेसर बनना चाहूँगी। पाकिस्तान की पहली। मैं अपना मुंह छुपा लूँ, मेरे बहुत जबरदस्त कनेक्शन। हमारे शौक देखें, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, वो फार्मूला 1 रेसर। वो तो ओए होए। फिर तो मैं बाइकर भी हूँ। फिर तो मुझे 6 साल पहले भी पता होता कि फार्मूला 1 क्या है, अगर तुम होती वो रेसर, वरना तो मुझे नहीं पता था। ओके, कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कभी खत्म ना हो? ज़म्बील की वजह से। ऐसा तो हो नहीं सकता, हम आर्टिस्ट लोग तो हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते हैं। मैं बहुत बुरा हूँ पैसे संभालने में। हाँ, मैं बहुत पैसे इन्वेस्ट करने में भी। क्यों डुबाए हैं बहुत? क्या नहीं, मतलब मैं कभी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इन्वेस्ट तो मैं नहीं करूँगा, मैं खर्च करूँगा प्रॉब्ली। लेकिन फिर भी अगर ज़म्बील हो साथ कि आप ये सोचे भाई वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, बस वो ख़त्म ना हो कभी, उसकी ख्वाहिश पूछ रही हूँ मैं। Maybe property वगैरह में। Maybe it's a liability in this वो, but हाँ शायद, I mean it's the। और आप बताएं कहाँ इन्वेस्ट करो कि कभी खत्म ना हो? In education। Oh, that's a very good answer। लोगों की एजुकेशन, so that हाँ वो खत्म नहीं होगी वाकई कभी भी, क्योंकि वो तो बढ़ती ही जाएगी। That is such a। और मैं ट्रैवलिंग, अच्छा, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लेकिन तो मैं कहती हूँ ट्रैवलिंग में बंदा जाए और पैसे खत्म ना हो, क्योंकि वहाँ बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब बंदा ट्रैवलिंग पे गया होता है ना, तो उस वक्त होता है कि यार अच्छा ये नहीं कर सकते, अच्छा ये हो सकता है। So many things that you go through। बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो बाकी पर्स में कितने, अब तो इजाजत भी काम है ना ले जाने की, कि आप इतने ले जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से इतने खर्च कर सकते हैं, तो फिर वो खैर एक तरह से अच्छा है। हम अपने चादर में रह के पैर फैलाते हैं, एक तरह से अच्छा ही है। ओके, हर उस ड्रामे का प्रोजेक्ट मिले जिसमें आप
के 2 फेवरेट को स्टार्स हों, अब अपने 2 फेवरेट को स्टार्स के नाम बताने पड़ेंगे आपको, सोच मैं लें। ये सिर्फ इसलिए कहूँगा क्योंकि कहीं मैंने बोल दिया था कि मैं कुबरा के साथ काम नहीं करना चाहूँगा और वो एक अजीब वो बन गया था, हालांकि वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। कुबरा और शहजाद शेख। हाँ, आपने दोनों के साथ काम किया है, आपके 2 फेवरेट को स्टार्स। वो आपने इसलिए कहा था मस्ती में कि वो हंसाती होगी या मस्ती करती होगी। हाँ, वो है ना थोड़ी सी दोस्ती है, मस्ती मजाक। वो इन्होंने उस सेंस में क्या कहा होगा कि भाई बहुत हंसाती है, रोने वाला सीन होता है तो हंसा रही होती है सामने, यही करती होगी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो वो लोगों ने उसको बड़ा बना दिया और कि बट अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुबरा और शहजाद के साथ जरूर काम करूँगा। ये अब ये जो इसका क्लोज बनाए और ये अब इसका क्लिप फैलाएं। ये नहीं जाएगा, वो बस हो गया ना। नहीं ये भी जाएगा। जो जब क्रिटिसाइज किया जाए ना, या मतलब लोग क्रिटिसाइज या कुछ भी एक आपकी ना पिक करते हैं, लाइन पिक करते हैं, हालांकि वो नेगेटिव नहीं होगी, ऐसे सरकास्टिकली वही कह रही हूँ ना, जिस हम लोग तो समझ गए थे कि इन्होंने क्यों बोला, जो कुबरा को जानते हैं ना वो समझ गए थे कि इन्होंने मस्ती मजाक में बोला है, लेकिन और ये सीरियस मजाक करते हैं, सो इसीलिए। तो ये आप फेवरेट फिर ना बोलें कि कौन हो जिनको आप ना पसंद करते हैं। फिर वायरल होगा, फिर वायरल हो जाएगा। जी आप बताइए। मैं क्योंकि ज्यादा काम वहां पे करता हूं तो फिर मैं उन्हीं की बात करूंगा। बिल्कुल कहिए। केट ब्लैंचेट, आई थिंक दो लोग। हाँ, केट ब्लैंचेट 1 एंड मेरिल स्ट्रीप। Really wonderful actress. और सना तुम बताओ। फेवरेट बहुत सारे हैं वैसे तो फेवरेट अगर मैं कॉमेडी में कुछ चीज़ करूं तो दानिश नवाज वुड बी लाइक नो आई, मतलब मुझे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका जो कॉमेडी का जो वो है ना, तुमने तो फिल्म भी की है ना, ब्रिलियंट। और फीमेल एक्टर में मायरा, एक तो माहिरा है ना, एक मायरा खान, उसकी कॉमेडी सेंस बहुत अच्छी है। तो कौन सी, एक तो विजय माहिरा है, जो माहिरा है, एक मायरा खान। अच्छा, उसकी भी कॉमेडी अच्छी। हाँ, उसकी भी कॉमेडी बहुत अच्छी है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पे जाने के बाद दोबारा से डिस्कशन करेंगे ईद पर। इस ईद पर फिल्म रिलीज हो रही है उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग, जरूर देखने जाना है अपने पूरे खानदान वालों के साथ। गुड मॉर्निंग। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हो? उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग। उम्रो यार सही बोल रही हूँ मैं, यही है? वैसे वो बताओ ना, अमरो है लेकिन लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। असल प्रोनाउंसिएशन है इसकी। जो जब ये वो था, इसका था अम्र यार, अम्र। इसी वजह से उसका कैरेक्टर का नाम भी अमर है। हम लोगों के मुंह पे उम्रो यार चढ़ गया, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन हम वो सही बोलते नहीं, तो अब उम्रू कहना शुरू कर दिया लोगों ने। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अमरो यार, लेकिन हम उम्रू यार कहते हैं तो वो उम्रू यार बन गया। तो इस ईद पर वो कहते हैं ना इंतज़ार होता है, और ईद पर ऐसा मौका होता है कि सबके पास टाइम होता है और पैसे जो हैं वो हर किसी की जेब में होते हैं, चाहे कोई पान वाला हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, चाहे कोई चूड़ी वाला हो। सो ईदियाँ होती हैं और देखो पाकिस्तान में लोग ना ईद पे वैसे भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, और मैंने ये देखा है कि अच्छी फिल्म लोग चाहते हैं आए, पूछते हैं। अब हम भी लाइक जब उसके अलावा हम पूछते हैं कि यार कौन कौन सी फिल्म लगी हुई है, तो एक दिल चाहता है फिल्म का जो एक चार्म है ना वो देखना दोस्तों के साथ, फैमिली के, उसका नहीं खत्म हो सकता। ये है, सब अपनी फैमिली दोस्त और टोलियाँ की टोलियाँ जाती हैं ईद पर फिल्म देखने। सो आप लोग खुश हो जाएं क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फिल्म ईद पर रिलीज़ होने जा रही है। उन्होंने बड़ा हार्डवर्क किया है, हार्डवर्क के साथ साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और अलग अलग 15 अलग अलग मुल्कों से लोग इकट्ठे मिले हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। कोई
अगर फाइट मास्टर्स हैं या अलग अलग टेक्नीशियन हैं, सेट डिजाइनर, इवन मेकअप आर्टिस्ट कनाडा से आए, तो मतलब वो इसलिए उन्होंने लीव फैसिलिटी, वॉट एवर द वर्क, हम लोग के जो कैरेक्टर्स थे, इवन लुक टेस्ट हुए हमारी जितने भी हमने जो भी हमारे जो स्टंट थे वो हमने खुद किए, प्रैक्टिस करवाई थी उन्होंने, चोटें भी लगी थी काफ़ी बीच में, तो लेकिन अभी मुझे सुन के ये बड़ी खुशी हुई कि जैसे अगर जो भी स्पेशलिस्ट अलग अलग मुल्कों से बुलाए गए जिस भी काम के लिए जो इस फिल्म में ज़ाहिर यूटिलाइज़ किए गए, उनकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा काम सीखा उनसे, हमसे जो प्रोफेशनल। वैसे एक चीज़ मैं वैसे बताऊंगी ऑन अ लाइटर नोट, वो जब सेट पर होते थे ना, तो हमारे जो अपने टेक्नीशियंस हैं, मतलब क्योंकि हम लोग क्या होता है कि अपने लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो भी हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो ये वाइस वर्सा चल रहा होता है। उनकी वजह से सब कोई टाइम पर होता था। नहीं, मेरी बात कुछ और है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनकी वजह से एक सीख मिली हमारे सीखने का, और अब वो नॉलेज यहाँ पे मौजूद है जी, यू नो, सबसे बड़ी बात ये मतलब अब ये है कि जितने हमारे जो लोकल हमारा सारा टैलेंट था, जिन्होंने उनके अंडर काम किया है, उन्होंने इतना सीखा, बिकॉज ये 2020 के एंड पे शूट हुई थी, तो उन्होंने इतना उनसे सीखा एंड दे यूटिलाइज्ड वो। अब आई गो टू सर्टेन प्लेसेस, तो वहाँ पे वो लोग देर फ्लरिशिंग इन देयर फील्ड। मतलब वेरी स्मॉल एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर यासिर भाई, तो हम लोगों के एक फाइट क्रियोग्राफी थी जो करनी थी। यस, और वो जो फाइट क्रियोग्राफर आए थे, ही हैड वर्कड अंडर इयन। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी मैं वहाँ पे था उम्रू पे, और ये सो एंड देन हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है मलाइका, शी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, और उन्होंने पालो के अंडर काम किया था। तो वो ऑल दीज जो जितने भी हमारे लोकल टैलेंट थे, दे आर डूइंग सो वेल नाउ, बिकॉज उन्होंने सीखा और दे आर इम्प्लीमेंटिंग। अब ये देखिए पाकिस्तानियों को अगर सपोर्ट और अगर उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो वी शाइन। यस भैया, आप खाली एक्टर्स की बात ना करें, मैं तो डॉक्टर्स की भी बात करती हूँ कि अगर डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से पढ़ के गए हुए हैं, उन्होंने इतने हाथ साफ इतने हुए हुए उनके मज़े से कि वो शाइन करते हैं पूरी दुनिया। ऐसा पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर द बेस्ट। स्टूडेंट्स की बात अगर आप ले लें, सो मैं खाली एक फील्ड की बात नहीं करूँगी, स्टूडेंट्स भी यानी अक्रॉस द बोर्ड, जब भी हमें मौका मिले और जब भी हमें सहूलत और जब भी हमें सपोर्ट मिलती है, वी डू वेल। बस ये चीज़ है, चाहिए कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छा टैलेंट है, हौसला है, सीखने का भी शौक है, बड़े क्या है कि अगर थोड़ा सा उनको एक एज मिल जाए, कहीं से प्रॉपर उनको सिखाने वाले मिल जाए, तो वो फिर वो शाइन करते हैं, लाइक यू नो, दे गो फॉरवर्ड। अच्छा, आप लोग वैसे ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तान के ड्रामे फिल्में आपकी नज़र से गुजरते हैं कभी? आप ज़ाहिर बाहर होते हैं या आप लोग बिजी होते हैं, कभी मौका मिलता है आप लोगों को कुछ? बिल्कुल मुझे हाँ मिलता है, ख़ास तौर पर जब उस्मान का ड्रामा हो या मेरे भाई अली का ड्रामा हो, तो फिर मैं कंप्यूटर पे कम से कम यूट्यूब पे देख लेता हूँ। हाँ, मेरा भी यही है कि वो जब भी कुछ नज़र से गुजरता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। ख़ास तौर पे जब कोई दोस्त वगैरह हो ड्रामे में, तो उन्होंने डायरेक्ट किया हो या प्रोड्यूस किया हो या तो वो आप नोट करते हैं, तो याद रहते हैं नाम याद रहते हैं कुछ? देखो, पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना, हमारे मुल्क का जो भी आप कहें, टीवी बड़ा है फिल्म से हमारे मुल्क में, तो ड्रामा की जो एक अट्रैक्शन या वैल्यू वो ख़त्म नहीं होती। वो तो हम भी देखते हैं ऑन एंड ऑफ, ऑब्वियसली टाइम का स्केड्यूल उस तरह से होता है, वी आर सम टाइम इन ट्रैवलिंग, तो मैं भी इसी तरह से इवन अपने भी ड्रामे फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन लेटर ऑन उसको मैं देख रही होती हूँ यूट्यूब पे। सो अगर आपको पाकिस्तान में ड्रामा ऑफर हो, क्योंकि अभी तो आप फिल्म कर रहे हैं, तो आप ड्रामे में करेंगे एक्ट? मेरा क्राइटेरियन सिर्फ सिंपल होता है, गुड स्क्रिप्ट, गुड कैरेक्टर, उसके बाद बाकी चीज़ें मतलब वो पाकिस्तान में हो कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर हमारे फील्ड में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आप स्टेज पे जाएंगे तो और चैलेंज है एक्टर के लिए, ठीक है। टेलीविज़न में एक और चैलेंज है, क्योंकि अब टेलीविज़न में चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आपका कैरेक्टर आप स्ट्रेच करते हैं ओवर एपिसोड्स। फिर आपको समझना आना चाहिए कि अगर मैं सारा कुछ यहाँ दिखा दूंगा तो फिर यहाँ क्या दिखाऊंगा, ठीक है। फिल्म का एक अपना मजा है, आप 2 घंटे 3 घंटे में आप पूरी कहानी वही दिखाना, तो वो एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि वो असल में हम लोग एक्टर वैक्टर तो हैं, लेकिन हम लोग असल में स्टोरी टेलर्स हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी जिस मीडियम में फिट होती है
वो उसी में होनी चाहिए। जिस तरह आप एक पेंटर जो है वो कभी ऑयल में पेंट करता है, कभी वो वाटर कलर में पेंट करता है, कभी वो चारकोल में पेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो चूज़ करता है कि ये कहानी मैं किस तरह से दिखाऊंगा तो लोग अप्रिशिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो सारी पूरी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाती है और फिर वो होता है, कभी कभार एक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं मगर फिर वो वाली चीज़ निकल के नहीं आ पाती। कभी कभार ऐसा होता है डायरेक्टर्स बड़े अच्छे डायरेक्शन दे रहे होते हैं, स्टोरी बड़ी अच्छी लिखी होती है और कभी कभार एक्टर उसको सही पोर्ट्रे नहीं कर पाता। सो इट्स टीम वर्क जो भी आप काम करते हैं, और लक भी बड़ी काउंट होती है कि लोगों को वो चीज़ कितनी ही मेहनत से बनी हो, लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है। टाइमिंग होती है एक फिल्म की रिलीज होने की, फिर आप किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपना मैसेज किस तरह डिलीवर कर रहे होते हैं। कभी कभी होता है आप कन्विंस कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, तो इट हैपेंस। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि जब भी कोई डिफरेंट चीज़ बने, क्योंकि हम इस फिटर्निटी के हैं, आप मैं सब एक ही हमारी फील्ड है, तो हम आज इसका हिस्सा, हमें इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, ये हमें सिर्फ काम के मिलते हैं। बट वाई वी प्रोजेक्ट, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जिसपे पाकिस्तानी प्राउड करेंगे। जैसे मौला जाटरी लोगों ने सराही, उसको पसंद किया एक टेक्निकली, क्योंकि हम कहाँ वीक करते थे, हम टेक्निकली वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक टाइम आ गया कि हम एक स्टेप अहेड हैं और हम अपनी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करके उनको और न्यू जनरेशन को कन्विंस कर सकते नहीं है। तुम सही कह रही हो कि टेक्निकली हम थोड़ा सा वो चाइना का माल नजर आता था, मतलब वो फाइट हो रही है तो वो वाली चीज, क्योंकि इतना ग्लोबली हो गए हैं कि अब हर बच्चे को भी पता है, इफेक्ट्स हमें नजर नहीं आते, वो चीज़ वो देख रहा है बच्चा भी, और कोई भी एक्सेस इतना इजी हो गया कि सबको पता है कि ये तो इंडिया की है, ये तो हॉलीवुड की है, ये तो फलां की है, ये तो यहाँ की, क्योंकि ठीक है ना, एकदम से कंपैरिजन होता है। तो आपका वो जो काम का जो स्टैंडर्ड है ना, उसको आपने बहुत ध्यान से करना होता है। तो उसको बनाने के लिए एक अलग करने के लिए ओबियसली थोड़ी ज़्यादा मेहनत, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। ओके जी, तो मैं अब आप लोगों से जो थोड़ा बहुत हमने सवाल इधर उधर किए हैं, देखते हैं कि अगर आपकी नज़र से वो ड्रामा या फिल्म गुजरी हो तो उसका नाम आपको याद है कि नहीं, उसे ज़रा चेक करते हैं इनकी मेमोरी। हाँ भाई, स्क्रीन पर यार कई चीज़ें थी, ये वाले स्क्रीन पे देना, ये वाले पीछे। अच्छा जी, ये क्या लग रहा है आपको? ये तो मुझे पता है। ये कौन सी फिल्म है? बाजी। मतलब नाम चेंज करके माजी। आपने देखी? बाजी मैंने देखी। बाजी देखी? हाँ। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाओ। चलें भाई, ये याद है आपको? ये कौन सा ड्रामा है? ये नहीं पता। शहनाई। हाँ, याद है? ये तो मुझे भी नहीं। हाँ, रुस्वाई। देखो रुस्वाई है इस ड्रामे का नाम एक्चुअली। ये क्या है? अल्लाह, कमर बंद। ये है वो फिल्म आई थी, क्या नाम था इसका, मुझे नाम भूल गया। पंजाबी सा नाम था, नहीं पता। मुझे पता है ये फिल्म क्या है, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। मैंने नहीं देखी ये सर। ये कमर बंद क्यों है? इसका नाम तो कुछ और था। बहुत क्रिएटिविटी दिखाई है। टिच बटन। हाँ, वो बात होगी, वही है ना, पंजाबी। दूर तक लेना देना नहीं है कमर बंद से। चलो आगे। खेना, ये तो वो थी ना, ये तो वो था मेरे पास नहीं, हमजा का बहुत, जिसमें ये एंड पे हमजा मर जाता है। जाबा नहीं, जाबा नहीं है ये। प्यारे अफजल नहीं है ना? प्यारे अफजल नहीं, जाने जहान नहीं है। अभी तो खत्म हुआ है जाने जहान। इतना नहीं फॉलो करते ना, ये नया वाला करते ना, शायद इतना, मतलब वो फ्रीक्वेंट लेटर ऑन देखते हैं देर से। खारादार का शीरी फरहाद। आई डोंट नो दिस। रोमियो एंड जूलियट टाइप चीज है। रोमियो एंड जूलियट कुछ ऐसा सा, आज का रोमियो या कुछ। ओह वाओ, ये देखे जरा, जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट। टक्कर। ये तो रॉन्ग टर्न है, रॉन्ग नंबर। नहीं, रॉन्ग नंबर वालों की ही कुछ है। वालों की ही है, लेकिन ये उनकी शायद दूसरी फिल्म थी, वो चौथी फिल्म थी। यासिर भाई का कोई एक्शन सीक्वेंस भी था इसमें। हाँ, ये मुझे, अच्छा हाँ ठीक है, ये मुझे नाम नहीं पता इसका। चक्कर है ना? इसमें था ना एक्शन सीक्वेंस? जी, पूरी एक्शन, इसका जॉनरा ही हो, थ्रिलर और अच्छा, ये नहीं बताया आपने कि उम्रो यार को अगर मैं लोगों को बताऊं कि वो इसमें थ्रिल तो हमें नजर आ रहा है,
साइंस फिक्शन तो हमें नज़र आ रही है, इफेक्ट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या इसमें देख सकेंगे? रोमांस, क्या इसमें गाने होंगे, क्या इसमें ड्रामा होगा, क्या होगा इसमें? इसमें आइटम सॉन्ग होगा। हाँ? असल में हम लोगों के पास एक चैलेंज था। चैलेंज ये था, मैं अभी प्रोड्यूसर्स की तरफ हम कई दफा ना क्या होता है, हम लोग जॉनर्स को मिक्स कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा एक डबल स्टैंडर्ड है। वही जॉनरा जब हम बाहर देखते हैं ना, तो हम ना कहते हैं ना हमें उसमें गाना मिस करते हैं, ना हम उसमें म्यूजिक मिस करते हैं, हम वो देखते हैं जो बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को, अपनी विजन को रिफाइन करना चाहिए कि हाँ, कई कहानियां जिसमें गाने, डांस, ये वो होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ ऐसी है कि अगर आप उसमें डाल देंगे तो वो अजीब सी लगेगी, अजीब सी, और फिल्म की टेंशन वो लगेगी बिरयानी और जर्दानी मिक्स करके खाते हैं। लेकिन वो किसी को हलवा जब फिल्म देखेंगे तो किसी को महसूस ये नहीं होगा कि इसमें चाहिए गाना, डांस, क्योंकि वैसे तो म्यूजिक तो है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज सच अ स्ट्रॉन्ग, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग म्यूजिक है कि आपका वो मतलब वो डिफरेंट आपको जगह पे लेके जाता है। एक फील एक उसकी अलग है कि एक फिल्म वाली फील ही है। जैसे फिर मैं इसको क्या, किस जॉनरा का नाम दूं? It's high fantasy, it's sci-fi, सुपर हीरो फिल्म। हाँ, सुपर हीरो फिल्म। देखें, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, बच्चे दीवाने हैं। अब आप देखिए, अगर सुपरमैन अगर गाना गाना शुरू कर दे एक दरख्त के गिर्द, वो एक आया था ना, फिर क्या होगा? जरा सोचो। स्पाइडरमैन समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, ये इनिशिएटिव है कि ये आपका अपना हीरो है। ये हमारी वो जो हमारी नानी हमें कहानी सुनाया करती थी, या जो हमारी अपना लिटरेचर है, ये वो है। तो ये हमारा अपना सुपर हीरो है। तो कल को बच्चे ये भी कह सकते हैं कि यारो तैयारो, सो समथिंग लाइक दैट। इसका स्लोगन है, मतलब जो आपने देखा ट्रेलर में। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल के वी कैन। अच्छा, ये बताया जा सकता है क्या, ये इजाजत है आपको बताने की कि सुपर पावर जो होती है वो क्या होती है आपके पास? देखिए, उम्रो यार के पास तो बहुत ज़्यादा एक सुपर पावर्स थी। उसकी टोपी थी, उसकी जंबील थी, एक नेट होता था उसके पास। इसमें क्योंकि ये एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है उम्रू की, कि वो उम्रू कैसे बना, क्योंकि उस वक्त पता नहीं होता ना उसको कि उसके पास ये चीज़ें हैं वो। तो और क्योंकि ये करंट टाइम के लिए है, तो इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उम्रू वो खुद सीख रहा है अपने बारे में। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं उसके। तो पावर्स उसको एंड पे मिलती हैं कुछ, और वो सरप्राइज है ऑडियंस के लिए। लेकिन वो क्या हाँ, अगर जब आप छोटे थे तो आप किसी सुपर हीरो से इंस्पायर्ड थे? उम्रू अभी भी सुपरमैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, और उम्रू मेरा इन किताबों में, मैं बोर्डिंग स्कूल में, जैसा फरहान भाई बता रहे थे, मैं बोर्डिंग स्कूल में होता था। तो हम लोग माल रोड पे जाते थे, जब हमें संडे को टाइम ऑफ मिलता था तो अम्मा आती थी, तो वहाँ पे बुक स्टोर था एक। अच्छा। वहाँ पे उम्रू यार की किताबें होती थी, वो मैं अम्मा को कहता था ले लें। फिर जाने से पहले, मुझे छोड़ने से पहले वो एक किताब ज़रूर ख़त्म करती थी मेरे साथ। तो मेरे लिए तो बहुत एक वो है कि वो जो पढ़ा है मैंने। और वो आप दोनों से भी यही सवाल है कि आप लोगों का सुपर हीरो कौन था? मेरे लिए यही अमीर हमजा, उम्रो यार, एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ आयरन मैन, सुपरमैन। तो वो दोनों जो है ना एक बैलेंस है, और उनमें चूज करने की जरूरत नहीं। वो उसका अपना मजा है, इसका अपना मजा है। देखिए, बच्चे आजकल वो हॉलीवुड के कैरेक्टर्स को अपना सुपर हीरो मानते हैं। तो हमारा काम है उनको इंट्रोड्यूस कराना है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि हमारा कोई मिशन ये नहीं है कि बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए ना कन्विंसिंग, बार बार बच्चों के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कहानी बच्चों ने ज़्यादा पढ़ी है, और हमने भी अपने बचपन में ही पढ़ी है। बट अगैन ये एक सुपर हीरो है जिसके पास पावर है। आजकल बच्चे फैसिनेट होते हैं कि उनके पास एक पावर आ जाए। तो ये वो वाली जो चीज़ें नहीं होती फैंटेसी वाली, ये वो है इसके अंदर। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि आप किस सुपर हीरो से फैसिनेट होती थी? क्योंकि लड़कियाँ अक्सर स्नो वाइट, सिंड्रेला और वो, लेकिन ये वाली लड़की किस सुपर हीरो से फैसिनेट होती थी? लॉरा क्राफ्ट। इस फिल्म की एक और बात बहुत अच्छी, इसमें जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। यू नो, कई दफ़ा हमारी फिल्मों में थोड़ा सा उनको शुगर कैंडी टाइप। इसमें इसी वजह से इसमें कोई
इतना आई थिंक रोमांस नहीं आपको नजर, इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं, इसमें बहुत मिशन कुछ और है जिंदगी में ना, जब मिशन होते हैं ना या गोल होते हैं फिर आप उस पर बात कर रहे होते हैं। हाँ, फिर वो जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को या बड़ों को या जैसे हम सबको, मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है ना, वहाँ माइंडसेट की भी चेंज करने की ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि इन तीनों के आने का मकसद यहाँ ये है कि ईद पर आपने अपनी कुर्बानी और मिलना जुलना खाने पीने के साथ इस एंटरटेनिंग मूवी को ज़रूर देखने जाना है सिनेमाज में, जिसका नाम है उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग। मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, तो यारो तैयार हो। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। तैयार हो? तैयार हो? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्रो यार द न्यू बिगिनिंग आप देख सकेंगे ईद उल अज़हा पर, और इसीलिए ये तीनों यहाँ मौजूद हैं। इन तीनों के अलावा फिल्म में जो और कास्ट में मौजूद हैं, आप वो तो मेरे साथ है ही नहीं है, वो ये दोनों आए हैं ना टीम मेंबर्स। हम स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, उनकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक साथ कि इस फिल्म में आपको और कौन कौन नज़र आने वाला है। सो जो स्क्रीन पर सब नज़र आ रहे हैं उनके बारे में, अब वो हैं नहीं तो उनके बारे में पूछ लेते हैं, हिचकियाँ उनको आएंगी। जो जितने भी फिल्म में एक्टर्स थे, अब आप तीनों ने वो मुत्तफिक जवाब होना चाहिए कोई। कौन है जिसके मूड स्विंग्स सबसे ज़्यादा होते थे, जो पल में तोला और पल में माशा? आई थिंक रिकी। किसकी? रिकी, हमारे जो डीपी थे। अच्छा, नहीं मैं तो स्क्रीन पे जो लोग मौजूद हैं, स्क्रीन पे जो एक्टर्स की बात एक्टर्स में जिनको लोग भी पहचानते हो ना, तो हाँ रिकी को तो नहीं हम लोग पहचानते हो। एक्टर्स में आई डोंट थिंक किसी के। असल में इस फिल्म में अच्छी बात ये थी कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था। कुछ लोग जो बिल्कुल नए हैं और कुछ लोग जिनका बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन जब हम लोग सेट पे पहुँच जाते थे ना तो एवरीबडी वाज इक्वल। सबने बड़े पैशन से काम किया है, ऐसा नहीं फील हुआ कौन क्या है क्या है, सब अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर एक्साइटेड आते थे। तो वो उनके वो करते नहीं थे कुछ। लेकिन ये मूड स्विंग्स वाली बात तो नेचुरल होती है, कुछ वैसे फितरतन मूड स्विंग्स होते हैं। देखिए सेट पे नहीं हो सकते, प्रोफेशनल लोग नहीं करते, नहीं करते सेट पे। अच्छा, मेकअप को लेके ज्यादा फिनिकी कौन था? मेरे बाल, मेरे बाल नहीं, हमारे सेट पे एक हमारे एक्टर हैं सलमान शौकत। अच्छा, बहुत पर्टिकुलर हैं अपने बालों के बारे में। ओह अच्छा। वो होते थे कि बस बाल मेरे सही। अली भी बट अली wasn't that finicky जितना स्लो था। स्लो was like अच्छा फीमेल एक्टर्स में ये आप सुनना चाह रही हैं ना कि कोई ऐसा हो। देखिए सनम बहुत काम, बहुत, मुझे तो लगता है कि वो डायलॉग, मैं सोचती थी कि वो उसकी आवाज़ निकलेगी लेकिन वो सिर्फ अपनी एनर्जी सिर्फ डायलॉग में लगाती थी। वैसे भी वो बहुत कम बात करती है। हाँ, ठीक है। या आपने गलत देखा है सनम को वैसे। अच्छा, सनम तो कोई भी सवाल कोई मुश्किल हो जाए ना सेट पे तो किसने कहा था फिल्म बनाओ? हाँ। अरे सनम एक अगर वो, मुझे लगता है अगर आप मुझसे पूछे ना कि अगर सनम एक्टर ना होती तो वो एक टीचर होती स्कूल में। हाँ, तो उसकी अम्मी थी ना टीचर, और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की ना वो डिसिप्लिन, अपनी ओपिनियन होती है उसकी। ये तो वो तो मैं कह रही, लेकिन वो काफ़ी नहीं, वो ये भी कहती है इसकी लॉजिक क्या है। हाँ, क्या वजह है, ये क्यों कर रही है, वो फलाना क्या हो रहा है, सनम ये भी करती है। हाँ, ओके। गॉसिप करने में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता था? ये भी एक मज़ा है, ये हॉबी है। किसी ने मौका नहीं दिया, वहाँ पे सब अलग अलग, सबके अलग अलग कैबिन से होते थे। हाँ। और वो अपने अपने जब भी शॉट होता था चले जाते थे। तो यार सलमान शौकत गॉसिप, हाँ, उनको पूरी कहानियाँ पता होती हैं। हम लोग मतलब गॉसिप नहीं, बट ही वाज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट्स हैपनिंग देयर, उस सेट पे क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं, मतलब दैट काइंड ऑफ स्टफ। क्यूरियोसिटी उसकी, क्यूरियोसिटी बहुत थी। नए लोग जो थे ना, तो इनमें जरा। इस तस्वीर में कौन है सलमान शौकत, जरा मुझे दिखाएं। आप तस्वीर लगाएं तो मैं आपको बताऊं। ये जो
ये नीचे सबसे ब्लैक नीचे शर्ट लेफ्ट वाला साइड पे जो अपने हाथ बांध के खड़े हैं। अच्छा ओके, ऐसे जो खड़े हैं। अच्छा मंजर से भाई इस चेहरे पे जूम इन किया जाए। दिखाओ भाई जरा स्क्रीन पे जूम इन करे कैमरामैन, वो जो बता रहे ये भाई साहब के लेफ्ट साइड पे ये शक्ल देख लीजिए नाज़रीन। जहाँ भी इनकी बात कर रहे थे हम। हाँ, इन्होंने बहुत चोरी की है। ऐसे लग रहा है मतलब। और डाइट कहते रहते थे लेकिन कोई भी चीज खाने की ऐसे आती थी और फौरन डाइट भूल जाते थे। कौन था वो शख्स? मैं तो डाइट पे था और मैं तो यखनी और मल्टीग्रेन ब्रेड पे। और ये कैसे मोटे हो जाते हैं? मैंने तो नहीं देखा। मैं जब काम नहीं कर रहा होता तो तब मैं बहुत। आप खाने के शौकीन हैं? बहुत शौकीन। क्योंकि मैंने तो हमेशा आपको देखा पतला दुबला और जॉ लाइंस और ये वो। नहीं, लेकिन वो आपने फिर मुझे दूसरी सिचुएशन में नहीं देखा तो वो सुना है मैंने सिर्फ दूसरी सिचुएशन को, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा है। हाँ, काफी फ्लक्चुएशन रहती है इसकी। मेरी बहुत फ्लक्चुएशन। क्योंकि स्क्रीन पे आप जब भी आते तो वो पतले दुबले ही आते। वो मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ, अदरवाइज इंसान की अपनी इज्जत भी तो होती है ना। ओके, तो वो कौन था वैसे खाने वाला जो? एक्चुअली हमारे मैं डाइट पे हूँ और ये पुलाव आ गया। हमारे सेट पे एक्चुअली कोई एज सच ट्रेनिंग बहुत होती थी, ख्याल रखा जाता था, लेकिन कभी कभार ये है कि हमारे एक कास्ट में थे असद और वो he's done a very good job। पिक्चर है इसमें दिखाएं जरा फिर दोबारा से। नहीं, इसमें नहीं है। असद नहीं? अच्छा, असद की नहीं है। हाँ। असद 2-3 दफा साग और मकई की रोटी वो लेके आए थे। वो अच्छा लगता है आपको? हाँ, वो गांव से लेके अपने गांव से बनवा के लेके आता था, है ना? ओह अच्छा, ये तो फिर तो डाइट तोड़ना बनता है। अच्छा, सब लोगों में से जितने भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कौन सेल्फी एक्सपर्ट है? जितने भी हैं और क्या? सना सेल्फी एक्सपर्ट है। अभी आपके सामने भी आपने देखा। हाँ, ओके। अच्छा, कौन सा किस? अच्छा ओके। देखिए, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी अच्छे तरह से कहानी नहीं सुना पाते, इन द सेंस के जैसे एक्टर को सुना रहे होते ना कि ये होगा, अब ये होगा। सो आप सब में जो इस पिक्चर में है, सबसे अच्छा स्टोरी टेलर कौन है? ये भी एक आर्ट है, हुनर है। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक, आई डोंट नो, स्टोरी टेलर तो मुझे नहीं पता, बट इस कास्ट में 2 ऐसे लोग हैं जिनको बोलते हुए आप सुने ना तो फिर आप बैठ जाते हैं कि एक फरहान भाई और एक मंजर से भाई साहब। ओके, उनकी बातों में ऐसी बड़ा वो जिस तरह बात करते हैं। फरहान भाई की उर्दू इतनी अच्छी और वो तलफ्फुज़ इतना अच्छा है। मैं पहली दफा आपसे मिल रही हूँ, मेरे दिलचारा आप बोलते रहे। हाँ, एग्जैक्टली। वो बहुत कम मैं किसी गेस्ट को बोलने देती हूँ, लेकिन मेरा दिलचारा मैं आपकी सुनती रहूँ। वाकई ये वाली सही चूज किया। अच्छा, पैकअप होने का किसे हमेशा इंतजार रहता था? मुझे घर जाना है। वो पैकअप के बाद एक जो सच्ची बात है, ये एक ऐसी फिल्म थी और एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि घर जाने को जी नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल। बाकी इतना मजा आ रहा था ये करने में कि 16 घंटे हम लोगों ने काम किया, पता ही नहीं चलता। हम लोग तो एक्स्ट्रा टाइम गुजारते थे सेट पे। हाँ। कि थोड़ा सा गुजर जाते, सारे बैठे हुए ये वो। हाँ। सो सेट पे बहुत मजा आया, बहुत वो था, तो इस वजह से घर जाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं करता था। अच्छा, कौन है जो सोने के लिए हर कोना तलाश कर लेता था? कभी टेबल के नीचे सोए हुए, कभी पर्दे के पीछे सोए हुए, कभी टेबल के ऊपर सोए हुए। नींद पूरे करने वाले होते हैं भाई। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनमें से I don't think anybody ever fell asleep on set. No. क्योंकि जब आपकी कह रहे हैं आप 4-4 बजे तक भी सीन्स की और अली तो बिल्कुल भी नहीं सो सकते। प्रोजेक्ट इतना एक्साइटिंग था। हाँ। और एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो पहले हुई नहीं। हाँ। तो वो एक क्यूरियोसिटी और एक वो जो है ना कि अच्छा मैं तो नहीं हूँ इसमें, लेकिन हो क्या रहा है इसमें, तो हम सब मैं खास तौर पे आई फेल्ट लाइक a 10-year-old boy। अच्छा, in a candy shop। तो बेसिकली वो एनर्जी थी वहाँ। इसका ऑपोजिट जो है सोने का, वो अली में इतनी एनर्जी है। अली जब सेट पे होते थे तो बस एनर्जी आपको वो अली तो लेकिन एक दिन थक गया था वैसे, जिस दिन आप लोगों की वो थी। हाँ, वो उस दिन क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। हम लोग
हम लोगों के कुछ पहले उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग थी और ये थी। फिर मेरा और अली का एक सीन था जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं गोल दायरे के अंदर, और उस वक्त हम लोग इतने थके हुए थे, हम लोगों की बैक जवाब दे गई थी और इतने थक गए थे कि अब हमें परवाह नहीं थी कि हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मुझे 2-3 दफ़ा लगा, मेरा उसको लगा, गम्स हमारे अंदर से थोड़े से ब्लीड कर रहे थे। फिर उसके बाद वो ब्लिस्टर्स होते हैं अंदर, वो बन गए, और जैसे ही कट होता था टेक का तो हम दोनों साइड पे जाके एक दूसरे से बात किए बगैर बैठ जाते थे कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, बैक दर्द कर रही है। फिर एक्शन जैसे होता था, उठ के आए वापस, ढस ढस ढस, फिर वापस चले गए। दैट वाज द फर्स्ट डे आई सॉ अली एज वेल, के अली की भी थोड़ी सी वो हुई थी ना, ये हो सकता है अली, इसकी एनर्जी को क्या होगी? और उसकी बस जो है ना वो हम लोगों का हमारा नॉर्मल है। ये जो मेरा हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये अली का है कि बस। हाँ। अच्छा, जैसे मैंने इस सना को देखा है तो मर्द एंटरटेनर हैं, बिकॉज़ द वे दे आर टॉकिंग, दे आर डिस्कसिंग, बता रहे हैं, मर्द सारे एंटरटेन कर रहे थे सेट के ऊपर। अच्छा, ऊट पटांग भी बहुत चीजें करते थे। तुम अपना स्टैमिना बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करती हो, तुम हमें नजर आता रहता है। आप भी जिम जाते हैं बहुत? जी हाँ। मेरा वर्कआउट जो होता है वो एक दिन आई रन 5 से 6 माइल्स, दैट्स, और एक दिन आई डू वेट। तो आप हमेशा से करते हैं? क्योंकि देखिए हमारा बाजा ये है, हमें ये बजाना है, और अगर ये बाजा ठीक नहीं होगा तो बजेगा नहीं। और सुर में भी रहना चाहिए। एंड द मोस्ट फिट एक्टर ऑन सेट वाज फरहान भाई। मोस्ट फिट, माशाल्लाह। तो आपको भी फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए कोर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज जब आप वो वायर वर्क कर रहे होते हैं, आपको कोर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। बेसिकली आई थिंक एक्शन फिल्म्स बनती नहीं, इसलिए मोस्टली एक्टर, मेल एक्टर एक्सरसाइज को बहुत वो लेते हैं। एक्सरसाइज इज मस्ट, वैसे भी सबके लिए, बट प्रोफेशनली किसी भी एक्टर के लिए ये मस्ट होनी चाहिए। मैं अभी सना को देख रही थी, सना के मोबाइल में एक वीडियो थी जो जाहिर है बिहाइंड द सीन्स की होती है, और वो फिर हम अभी नहीं दिखाएंगे आपको, वो आप फिल्म जब देख लेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि जो मेहनत, ये उड़ते हुए जो नजर आ रहे हैं, ये छलांगे जो लगा रहे हैं, इसकी सब की हम लोगों ने खुद स्टंट किए हैं। और जो चीज़ लोग नहीं जानते वो ये है कि आप जो देखते हैं कि एक्शन सीन फिल्म में वो 1 मिनट या 2 मिनट का होता है। अगर उसमें मुझे 35, अगर उसकी 35, कई दफ़ा 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 टेक्स होती है, और आपको वही कलाबाजी जो है वो 20 दफ़ा लगानी है। हाँ जी, ये भी है। तो आपका तो हाल हो गया ना खत्म। और वो ये होता था कि असफर का है भी कि he wants perfect takes, especially for this one। तो उसमें ये होता था कि कैमरा मूवमेंट हो रही है तो कैमरा मूवमेंट गलत हो गई तो फिर आपको दोबारा करना पड़ रहा है। कई दफ़ा कैमरा मूवमेंट के टाइम पे ब्लॉकिंग ठीक नहीं हुई तो दोबारा करना पड़ रहा है। और दूसरा एक्शन में आपको कई एंगल से लेना पड़ता है, तो आपको हर एंगल के लिए वो दोबारा वही चीज़ दोबारा करनी है। उसमें से कोई एक लग जाएगा फिल्म में, लेकिन आपने तो 25 दफ़ा कर दिया ना। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और उतना आपके अंदर तपड़ भी तो हो, स्टैमिना भी हो ना। बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें उमराव यार से, उसकी कहानी हमें झलकियों की तरह याद है, और एक दोबारा रिवाइव होगी इस फिल्म के थ्रू इंशाल्लाह। हम सब जाएंगे देखने, आप लोग भी जाइएगा, रास्ता खुलेगा। वो लोग जो एक नया डिफरेंट काम करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इस फिल्म के थ्रू। और मुझे लगता है कि हमें तो मैं अपने तौर पे ये कहती हूँ कि ये हमने काम किया, हमारी फिल्म, लेकिन अब ये आप लोगों की फिल्म है। अब ये लोगों की इंटरनेशनली एक साथ रिलीज हो रही है, यानी पाकिस्तान में भी उसी वक्त हो रही है, इंटरनेशनली भी उसी वक्त हो रही है। कितने तकरीबन 550 से ज़ायद सिनेमा घरों में इसको देखा जाएगा, मतलब लाइक ओवरऑल इंटरनेशनल। और ईद उल अज़हा पे रिलीज होगी, एंड आप अपनी फैमिलीज को लेके जाएं और प्लीज टिकट्स खरीदें, नहीं तो लक्का एडवांस बुकिंग कर लें, फिर उस वक्त होता है कि मिलती नहीं है, ये भी है। नहीं तो लक्का को गुस्सा आ जाएगा, और लक्का को गुस्सा आ जाएगा। लक्का ओहो, नहीं आएंगे तो मैं घर आके निकाल के ले आऊंगा लोगों को। ख्वाब में आएंगे, ख्वाब में। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फरहान भाई जो थे ना सेट पे, एक तो मूंछें रखी हुई थी, ऊपर से ये जब एक्टिंग के वक्त अपने कैरेक्टर में जाते हैं ना तो आपको वैसे ही डर लगता है कि बात ना करे बंदा, थोड़ा सा दूर रहे, डिस्टेंस रखे। ये इस कमरे में तो मैं दूसरे शहर में हूँ, तो आई थिंक हर कैरेक्टर की एक सोल थी, एक अलग
उसकी एक बस feel अब थी। आपको ये सब नजर आएंगे एक साथ अंडर वन रूफ। ये सारे जितने भी एक्टर्स हमने स्क्रीन पे भी आपको दिखाए, उमराव यार द न्यू बिगिनिंग, जाके देखिए और एंजॉय कीजिएगा ईद पर। थैंक यू सो मच आप लोग, you so much for बेस्ट that. ऑफ लक। Thank you. छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एक ज़रूरी चीज़ के ऊपर अभी हमने बात करनी है इस सेगमेंट में। मैं सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स और गेस्ट मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन कराती चलो। मेरे पास डॉक्टर सुहेब मुश्ताक साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑफ बिजनेस यूनिट मार्टन डॉ मार्कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर साहब, जो कि हेड ऑफ ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, चेयरमैन समान शिफा फाउंडेशन, FFRCS फ्रॉम इंग्लैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अभी आपसे कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी। सो ये दोनों यहाँ ख़ास तौर पे ये बताने के लिए मौजूद है जो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं। बेसिकली न्यूरोपैथी अवेयरनेस वीक आजकल चल रहा है और इसलिए उस हवाले से कुछ सवाल जवाब मैं आपसे करना चाहूँगी। हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, पैरों का जलना, सनसनाहट होती है हाथों में। सो ये किस चीज़ की अलामत है? लोगों को नहीं पता एक्चुअली। कौन आप दोनों में से कौन जवाब? जी देखिए, ये न्यूरोपैथी कभी कभी सुन होना, बहुत देर आप नीचे बैठ जाएंगी और पैर सुन हो गया और चले फिरे और ठीक हो गया तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर ये सुन होना, जलना, बर्निंग होना एक मुसलसल हो तो बहुत ही तकलीफदेह अमल है। और कभी फिर इससे जो होता है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। इसकी क्या वजह होती, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, इसकी कई वजह होती हैं। एक कॉमन वजह ये है कि विटामिन B12 या कोबालामिन की कमी की वजह से ये चीज़ होती है। शुगर के पेशेंट में ये प्रॉब्लम होता है कि उनको न्यूरोपैथी होती है, उनके हाथ पैर जल भी रहे होते हैं और सुन होता है। और एक तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि कोई आपकी नर्व कहीं दब रही है। फॉर एग्जांपल, कमर में तकलीफ है और स्लिप डिस्क है, नस दब रही है तो आपके पूरे पैर सुन हो जाते हैं। या गर्दन में कोई अगर डिस्क दब रही है तो आपके पूरे हाथ में सुन हो जाता है। तो तशखीस या डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको जड़ से ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे पता है डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें ये मसला कितना ज़्यादा दरपेश होता है? जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ वैसे तो पाकिस्तान में सबसे कॉमन मर्ज़ है, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के नंबर्स देखें तो पाकिस्तान इज़ नाउ नंबर 3 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वी आर नंबर 5 और अराउंड 33 मिलियन पेशेंट्स ऐसे 33 मिलियन पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। तो तकरीबन 50 से 60% लोगों में न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि B12 एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता। आपको इसको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है और ये नॉर्मली एनिमल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, जिसमें मीट, एग्स, चिकन, फ़िश। और हमारी इनटेक इन एनिमल प्रोटीन की काफ़ी कम है हमारी पॉपुलेशन में। तो एक तरफ तो आपको डायबिटीज़ है, दूसरी तरफ आपकी एनिमल प्रोटीन की इनटेक कम है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जिस्म में B12 के लेवल्स कम हो सकते हैं। और इसका टेस्ट तो आल्दो होता है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ ये टेस्ट नहीं कराते। शुगर का टेस्ट कराते हैं लेकिन B12 का नहीं कराते। अब होता यह है कि आपको शुगर भी है और आपका B12 लेवल्स भी कम है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके अंदर न्यूरोपैथी के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। जिस तरह आपने कहा, हाथ पाँव का सुन होना, जलना और बहुत ज़्यादा तकलीफ। जैसे B12 की कमी होती है, नसें भी चढ़ जाती हैं, नसें भी चढ़ जाती हैं। बैठे बैठे होगा एकदम हो जाएंगी, छलांग लगा के उठेंगे कि नस चढ़ गई है। नस चढ़ गई है। तो चूँकि बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं करती और डाइट में, और एक और भी रीज़न है कि डायबिटीज़ के मरीज़ या शुगर के मरीज़, उनके अंदर मेटफॉर्मिन जो है एक कॉमन दवाई यूज़ होती है। अब जब आप मेटफॉर्मिन खाते हैं तो आपकी जो विटामिन B12 जो आप डाइट से ले रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन जो है वो मरीज़ों में, स्पेशली जिनको शुगर है, एक बहुत ही मौसर जो है वो इलाज है। और पाकिस्तान में बहुत सी अद्वियात अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी डाइटरी इनटेक को, बिकॉज विटामिन्स
आइडली तो आपको डाइट के थ्रू लेने चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ में चूँकि ऑब्जॉर्प्शन भी कम होती है विटामिन B12 की, तो इसलिए आपको उसकी सप्लीमेंटेशन जो है वो लेनी चाहिए। तो अगर मैं ये पूछूं कि विटामिन B12 के फ़वाइद और क्या क्या हैं, तो उसके इसमें क्या आ जाएगा? इधर मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। देखिए, हड्डी की तकलीफ बहुत कॉमन है, उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट कैल्शियम विटामिन डी है। ये उसकी रूह समझ लें, ठीक है। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल एंड मोबिल ऑयल की ज़रूरत है, इसी तरह नर्व की जो न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ा है ना, वो है B12। तो B12 का काम बड़ा स्पेसिफिक है और वो नर्व की न्यूट्रिशन है। तो एज अ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं। जिस तरह हम दूध, दही, कैल्शियम, विटामिन डी बच्चों में लेते हैं, जवानों में लेते हैं, बूढ़े लोगों में लेते हैं ताकि हड्डियां मजबूत रहे, इसी तरह अगर विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेंगे तो आपको ये नमनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, कैसे ले सकते हैं? देखिए, जैसे और दूसरी हम लोग रेगुलरली विटामिन्स जो ले रहे होते हैं दिन में, तो किसके साथ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, क्या उसका टाइमिंग्स वगैरह? एक तो ये होता है कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या फिश लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, न्यूरोमेट के नाम से आती हैं। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं, लेकिन किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो बड़ा सेफली ये टैबलेट ले सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके एज ए सप्लीमेंट लेके दें तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन अगर आपको नमनेस हो रहा है, आपने न्यूरोमेट ले लिया है और सिम्टम ख़त्म हो गया, तो फिर हो सकता है कि यू माइट नॉट नीड टू सी अ डॉक्टर। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस सप्लीमेंट के बावजूद अगर सुन होने का तकलीफ़ है, तो फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट कराना है कि कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं हो रही, जो कि या गर्दन में जो प्रॉब्लम नहीं है, या कभी कभी हाथ में या कोहनी में नस दब जाती है, एंड वेरी रेयरली हमें उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अच्छा। तो ये आज की जो वीक हो रहा है ना, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अच्छा। ये जैसे हड्डियों की मजबूती के लिए हम एक वीक करें कि आप अपनी हड्डियों को बचाएं और उसको टूटने से रोकें। या शुगर का हम कर रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक से बचने के लिए आप इलाज करें। तो ये अवेयरनेस हम ये कर रहे हैं कि एक चीज़ है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि शुगर के मरीज़ अगर शुगर कंट्रोल भी, नमनेस भी नहीं है, तो उनके पैर में ज़ख़म होगा, उनको पता नहीं चलता है, और वो ज़ख़म बढ़ जाता है, वो गैंग्रीन हो जाता है, कभी कभी वेरी रेयरली एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। तो शुगर भी हाई है, पैर भी सुन है, जूता रगड़ रहा है, सुई चुभ गई है, पता नहीं चल रहा है, हमें कोई हल्का सी भी तकलीफ़ होगी हम अपना पीछे हटते हैं। उन बेचारे जो शुगर के मरीज़ वाले होते हैं, उनको पता नहीं चलता, जब तक पता चलता है उस वक्त तक ज़ख़म काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, क्योंकि वो नर्व्स जो है सुन हो रही होती है। अच्छा, शुगर पेशेंट्स के अलावा भी जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे लाइक फॉर मुझे डायबिटीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो अब अगर मुझे किस तरह पता चलेगा कि B12 की कमी है, सिम्टम्स क्या होंगे? एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि विटामिन B12 जिस तरह कॉल्ड द विटामिन ऑफ नर्व्स, एक विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये आपके ब्लड सेल्स को बनाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। और अक्सर आपने स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं, और इवन जो वर्किंग वुमन है आपकी तरह की, उसमें ये चीज़ देखी गई है कि बहुत ज़्यादा फटीग और टायर्डनेस और लेथार्जी फील होती है। उसमें भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि उनमें विटामिन B12 के लेवल्स कम होते हैं, बिकॉज उनके जो ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्लो है, और चूँकि ब्लड सेल्स ने ही आपकी ऑक्सीजन को कैरी करना है और आपके मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो विटामिन B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके ब्लड सेल्स के लेवल पे है। तो कोई भी बंदा जिसको इस तरह के सिम्टम्स हों, थकन हो, फटीग हो, टायर्डनेस हो, लेथार्जी हो, इवन स्लीप डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें भी विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन जो है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मार्टिन डॉ मार्कर ने न्यूरोमेट तो हमारी एक फ्लैगशिप ब्रांड है, हमने अभी एक नई फॉर्मुलेशन न्यूरोमेट की लॉन्च की है, जो सबलिंगुअल टैबलेट है, जो ज़बान के नीचे रख के आप उसको ले सकते हैं और वो फौरी मुंह में घुल जाती है और फौरी असर दिखाती है। बिकॉज कोई भी टैबलेट आप लेते हैं तो पहले वो आपके मैदे में जाती है, फिर आपके लिवर में जाती है और फिर आपके ब्लड में जाती है। ये टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो सीधे आपके ब्लड में जाती है और उसके थ्रू आपकी नर्व्स में जाती है और फ़ौरन ही आपको
रिवर्टलाइज कर देती है। बहुत से लोग पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी लगवाते हैं। जी। आपने सुना होगा अक्सर कि जी विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, जो एक तकलीफ दे अमल है इन वन वे और अदर वे, बिकॉज उसके लिए आपको एक अटेंडेंट भी चाहिए जो इंजेक्शन लगाएगा। तो ये जो टैबलेट हमने अभी लॉन्च की है सबलिंगुअल टैबलेट, इसका ये एडवांटेज है कि ज़ुबान के नीचे रख के आप वही बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो दूसरी इंजेक्शन के बराबर है जो आपको एक तकलीफ दे अमल के थ्रू मिलेगी अगर आप इंजेक्शन लगवाएंगे। और जैसे होता है ना कि आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको सोचते हैं अच्छा जी गाड़ी में बैठें, जाएं, अस्पताल जाएं, वहाँ और उसमें आपको पता है कि पेशेंट की कंप्लायंस जो है और वो डरते हैं। हाउस होल्ड ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस टैबलेट चूँकि ये सबलिंगुअल है, ज़ुबान के नीचे रखते हैं, तो इसलिए इसमें इफ़ेक्ट आपको इंजेक्शन वाला मिलेगा। उसकी हायर स्ट्रेंथ्स भी अवेलेबल हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको फौरी मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टैबलेट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने का। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड अल्लाह हाफिज़।